आज भी देश में कई जगहों पर दिवाली मन रही है बॉस। पटाखे आज भी फूट रहे हैं, लेकिन इन पटाखों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बम फोड़ा है उसने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया। दिवाली के बीच कल नरेंद्र मोदी अचानक आईएनएस विक्रांत पर चले गए थे। कल नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सबने देखी। आज पीएम मोदी ने कुछ ऐसा लिख कर दे दिया कि पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पीएम मोदी ने एक चिट्ठी लिख दी और उस चिट्ठी में पूरे देश को कुछ ऐसा कह दिया कि हड़कंप पाकिस्तान में मचा है। पीएम मोदी ने इस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा है वो आज आके आपको बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि जो पाकिस्तान अब तक ब्रह्मोस मिसाइल के नाम से कांपता है, उस पाकिस्तान के लिए अब खौफ का नया नाम हो गया है भारत की नौसेना की आन बान शान आईएनएस विक्रांत। जब से आईएनएस विक्रांत पर नरेंद्र मोदी की तस्वीरें पाकिस्तान ने देखी, तब से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है बॉस कि नरेंद्र मोदी के दिमाग में नया क्या चल रहा है। नरेंद्र मोदी क्या नया वॉर प्लान रेडी कर चुके हैं जो पाकिस्तान को फिर एक बार ठोकने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी आफत लेकर आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही अफगानिस्तान बॉर्डर पर फंसा हुआ है। अफगानिस्तान के साथ उसकी बमबाजी फिलहाल रुकी नहीं है, लेकिन मामला कभी फिर से बिगड़ सकता है। और पाकिस्तान में इतनी ताकत है नहीं कि वो एक साथ अफगानिस्तान से भी लड़ ले और इधर भारत से भी लड़ ले। दोनों मोर्चों पर पाकिस्तान का असीम मुनीर फंसेगा तो बुरी तरह से पीटा जाएगा। और फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान का भूगोल बदल जाए, क्योंकि आप देखिए कि नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल तैयार दिख रहे हैं। उनका मैसेज बिल्कुल क्लियर है, सिर्फ सही टाइम का इंतजार है। पाकिस्तान में कैसे आईएनएस विक्रांत के नाम से हड़कंप मचा है, कैसे नरेंद्र मोदी की तस्वीरों ने पाकिस्तान में बम फोड़ दिया, आईएनएस विक्रांत पर नरेंद्र मोदी को देखकर मुनीर की हालत क्यों खराब हो रही होगी, पीएम मोदी ने ऐसा क्या लिख दिया चिट्ठी में कि घर में एक इकोसिस्टम और वहां पाकिस्तान में असीम मुनीर और शहबाज शरीफ के होश उड़े हुए हैं, सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक ट्रेलर देखिए। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। कल नेवी शिप आईएनएस विक्रांत पर जाना और आज पीएम मोदी का देश को चिट्ठी लिखना, यह बैक टू बैक हलचल कैसे पाकिस्तान में हड़कंप मचा रही है, यह आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि पीएम मोदी ने देश के नाम चिट्ठी में लिखा क्या। पीएम मोदी ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए एक चिट्ठी लिखी और इस पत्र में पीएम मोदी ने राम मंदिर से लेकर ऑपरेशन सिंदूर और जीएसटी तक की बात की। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार की दिवाली बहुत खास है। भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद यह दूसरी दीपावली है। श्री राम मर्यादा सिखाते हैं और अन्याय से लड़ने की सीख भी देते हैं। कुछ महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर में इसका जीवंत उदाहरण देखा गया। भारत ने मर्यादा का पालन किया और अन्याय का बदला भी लिया। नक्सलवाद के खात्मे के बाद कई जिलों में पहली दिवाली है। देश में जीएसटी की दरें कम हुई हैं, जिससे लोगों के हजारों करोड़ रुपए बच रहे हैं। भारत कुछ ही समय में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। पीएम मोदी ने स्वदेशी उत्पादों की चर्चा की और कहा कि गर्व से कहिए कि हम स्वदेशी इस्तेमाल करते हैं। इस चिट्ठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज बिल्कुल क्लियर कर दिया। भाई, पहला मैसेज तो यह है कि पाकिस्तान को पहले भी फोड़ा है, आगे भी फोड़ेंगे, क्योंकि हम मर्यादा के साथ चल रहे हैं, लेकिन अन्याय नहीं सहेंगे। उन्होंने क्लियर कर दिया, यह प्रभु श्री राम को फॉलो करने जैसा है। दूसरा मैसेज यह है कि भारत के हितों पर कोई चोट करेगा तो छोड़ेंगे नहीं। तीसरा मैसेज यह है कि इकोनॉमी मजबूत है, इकोनॉमी का तो लोड ही नहीं लेना है। चौथा मैसेज यह है कि देश की इंटरनल सिक्योरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि भाई नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर आ गया। लाल सलाम बोलते थे ना वो लोग, उनको ऐसा सलाम किया, आखिरी सलाम हो गया उनका। पांचवा मैसेज यह है कि भारत के साथ कोई अन्याय होगा तो बदला लेकर रहेंगे।
यह मैसेज पाकिस्तान के लिए भी है, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी है, और ट्रंप की बात तो आगे कायदे से करूंगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि मोदी के इस क्लियर मैसेज से पाकिस्तान में क्या हुआ है। पाकिस्तान ने जब से नरेंद्र मोदी की आईएनएस विक्रांत वाली तस्वीरें देखी हैं, उनकी नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान पर दिवाली धमाका करने जैसा लगा उनको ये। पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर न सिर्फ गए जाकर एक मैसेज दिया, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करके पाकिस्तान को चेतावनी दे दी। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा था वहां पर, फिर आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में इस पर क्या बात हो रही है। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है, विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। जो भय पैदा किया गया है, भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। जैसे ही आईएनएस विक्रांत पर नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान ने देखा, पीएम मोदी की बातें सुनी, वैसे ही पाकिस्तान में ये बातें होने लगी कि भारत ने कुछ बड़ा प्लान कर लिया है बॉस। पाकिस्तान के मंत्री हों फिर या फिर वहां के पत्रकार, सरकार से लेकर मीडिया तक में वहां पर यही चर्चा हो रही कि नरेंद्र मोदी अब पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं। पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि इस बार भारत नेवी का प्रयोग करे। भाई उनको लग गया कि भाई भारतीय थल सेना कर ही चुकी ऑपरेशन, वायुसेना से फोड़ ही चुके, अब नरेंद्र मोदी गए हैं नेवी पर दिवाली मनाने, इसका मतलब पटाखा बमबारी नेवी करेगी। भारत की नौसेना पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले सकती है, यह पाकिस्तान में चर्चा हो रही है। इंडियन नेवी कराची पर अटैक कर सकती है। मोदी का आईएनएस विक्रांत पर दिवाली मनाना एक बड़ा मैसेज है। पाकिस्तान का नाम लेकर भारत हमले की बात कर रहा है। पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं कि वो ऐसी बात कर सके, यह पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं, वहां के पत्रकार कह रहे हैं। ये सारी बातें पाकिस्तान में चल रही हैं, आप खुद सुनिए एक बार। भाई देखिए, पाकिस्तान में भी लोगों को समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी कई बार ये कह चुके हैं कि जो वो करने वाले होते हैं उसका हिंट दे देते हैं। पढ़ने वाले पढ़ पाए तो ठीक है, समझने वाले समझ पाए तो ठीक। तो पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि नरेंद्र मोदी का इस बार दिवाली पर आईएनएस विक्रांत पर जाना, नेवी शिप पर होना, यह संकेत है कि भाई इधर से ही मारेंगे अब तुमको। पाकिस्तान के होश इसलिए उड़े हुए हैं क्योंकि इंडियन नेवी जोश में। आईएनएस विक्रांत में पीएम मोदी की मौजूदगी ने नेवी के जवानों का जोश आसमान पर पहुंचा दिया। पीएम मोदी को नौसेना के जवानों ने आईएनएस विक्रांत की पूरी ताकत दिखाई। आईएनएस विक्रांत पर मिग-29 जेट्स के टेक ऑफ और लैंडिंग की गई। आईएनएस विक्रांत की फुल फायर पावर भी पीएम मोदी को दिखाई गई। कुल मिलाकर आईएनएस विक्रांत किसी भी बड़े एक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस बात से पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए इंडियन नेवी के जवानों ने खास तौर पर एक गाना भी गाया जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और पाकिस्तान की पिटाई का जिक्र भी था। सुनिए एक बार वो भी, फिर आपको बताता हूं कि ब्रह्मोस को लेकर पाकिस्तान में क्या हो रहा है। कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की, वतन के गुरूर की, कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की, वतन के गुरूर की, कसम सिंदूर की। उठा तिरंगा सीने में जब जल थल नभ में पुकार हुई, सिंदूर की लाली चमक उठी, प्रतिशोध की सीमा पार हुई। तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन। लहरों में भी नौसेना की दुश्मन था निगरानी में, सागर की गहराई से भी उतर पड़े थे कहानी में। नौसेना की गर्जन से चल सका न दुश्मन चाल कोई, रचा चक्रव्यूह सागर में जिससे शत्रु की हार हुई। तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन। तिरंगा लहराया
आईएनएस विक्रांत से पीएम मोदी ने जो बातें कही वो सामान्य नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी दिवाली के मौके पर पीएम मोदी सेना के साथ रहे, लेकिन पहले कभी इस तरह के सख्त लहजे का इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई। अब पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगी, बल्कि अब खुल के ऐलान के साथ पाकिस्तान को ठोका जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल और ब्रह्मोस ने अपना जलवा दिखाया था, और अब तो ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन लखनऊ में शुरू हो गया है। पाकिस्तान पहले से ब्रह्मोस के नाम से डरता रहा है। सुनिए पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा है जिसमें आपको हिंट मिलेगा कि क्या होने वाला है। हमारी ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी क्षमता साबित की है। ब्रह्मोस को तो नाम ही ऐसा है कि सुनते ही कई लोगों को चिंता हो जाती कि ब्रह्मोस आ रहा है क्या। अब दुनिया के कई देश इन मिसाइलों को खरीदना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी की यही बातें सुन सुनकर पाकिस्तान का पसीना छूट रहा है। पाकिस्तानी सरकार और सेना की नींद उड़ी हुई है कि भारत अब क्या करने वाला है, पीएम मोदी के मन में चल क्या रहा है। पाकिस्तान के मंत्री भी यह मान रहे हैं कि भारत कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में हुई पिटाई के बाद पाकिस्तान अभी संभल ही नहीं पाया है, और उसे अब भी ऑपरेशन सिंदूर के सपने आ रहे हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री भारत के हमले की आशंका से इनकार नहीं कर रहे। सुनिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को, जिनको खुद लग रहा है कि भारत जो है पाकिस्तान को कभी भी ठोक देगा। पाकिस्तान में चर्चाएं चल रही हैं भाई, उनको तो लग रहा है बिहार इलेक्शन के पहले ही कुछ हो जाएगा। वहां भी कम लोग थोड़े ही हैं, यहां भी कुछ लोगों ने कह दिया था कि तभी नरेंद्र मोदी ने इसलिए किया था कि उनको बिहार इलेक्शन जीतना था। अब वहां पाकिस्तान वाले चर्चा कर रहे हैं उसी तरीके की कि बिहार इलेक्शन के पहले कहीं भारत जो है अटैक ना कर दे। पीएम मोदी ने तो दिवाली पर पाकिस्तान के दिल की धड़कनें बढ़ाई हुई। उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पाकिस्तान को वार्निंग दे चुके हैं। सरकार की तरफ से सेना को खुली छूट मिली हुई ऑलरेडी, और इसी वजह से इंडियन आर्मी चीफ तो अलग अलग लेवल पर जाकर पाकिस्तान को चेतावनी देते रहे। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर था, यानी आगे और बड़ा धमाका होगा, यह हर तरफ से कहा जा रहा है। सुनिए एक बार दोनों को। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है, और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है, और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे, और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। भारत की तरफ से पाकिस्तान को खुल्लम खुल्ला समझाया जा रहा है कि सुधर जाओ, नहीं तो इतिहास और भूगोल से पाकिस्तान का नाम मिट जाएगा। और अब पाकिस्तान भी समझ रहा है कि भारत हवा हवाई बातें नहीं कर रहा, चाहे पीएम मोदी हो या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर सेना प्रमुख हो। भाई ये लोग बिना किसी ठोस वजह के ऐसी बातें नहीं करेंगे। और पाकिस्तान में ये चर्चा खुलेआम चल रही है कि भारत हमला कब कर देगा। पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा है कि बिहार चुनाव के दौरान भारत हमला कर सकता है। इजराइल की मदद से भारत हमला करने वाला है, ये भी वहां चर्चा चल रही है। पाकिस्तान के कुछ हिस्से पर कब्जा करेगा भारत, पीओके के भी कुछ हिस्सों पर भारत कब्जा कर सकता है, ये वहां चर्चा चल रही है पाकिस्तान। आप सोचिए कि ये वही पाकिस्तान है जो ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद हल्ला मचा रहा था कि हमने भारत को हरा दिया। भाई जब भारत को हरा ही दिया तो इतना डर काहे रहे हो। लेकिन सच्चाई तो उनको भी पता है, और इसी वजह से पाकिस्तानियों की टांगें कांप रही हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पाकिस्तान की हालत इसलिए खराब है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने दो तरफ से पाकिस्तान को घेर लिया। एक तरफ भारतीय सेना खुद है, दूसरी तरफ तालिबान है, अफगानिस्तान की सेना है। पाकिस्तान भारत से भी पिट रहा है और अफगानिस्तान से भी पिट रहा है। भारत के सामने ढेर हुआ पाकिस्तान, अफगानिस्तान के सामने शेर बनने गया था, लेकिन अफगानिस्तान और तालिबान ने भी पाकिस्तान का धुआं कर दिया। पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाकर युद्ध तो रुकवा लिया, लेकिन इधर नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान को लेकर ऐसा बड़ा फैसला लिया कि पाकिस्तान की
नींद और उड़नी तय है। आज भारत ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को एक तरह से मान्यता देकर पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। भारत ने काबुल में अपने दूतावास को मंजूरी दे दी है। भारत दूसरा देश है जिसने यह काम किया। सबसे पहले रूस ने जुलाई में तालिबान सरकार को मान्यता दी थी। भारत ने 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में दूतावास बंद कर दिया था। भारत ने अफगान नागरिकों को हर तरह का वीजा देना बंद कर दिया था। लेकिन 2022 में भारत ने तालिबान से कूटनीतिक संबंध बहाल करने शुरू किए और 2022 में भारत ने मानवीय सहायता के लिए टेक्निकल टीम काबुल भेजी थी, जिसके बाद भारत ने तालिबान के नेताओं और मंत्रियों को वीजा देना शुरू किया। पिछले साल भारत ने तालिबान को दिल्ली में अपना राजदूत नियुक्त करने की मंजूरी दी, जिसके बाद पहले मुंबई और फिर हैदराबाद में अफगानिस्तान का कॉन्सुलेट खोला गया था। यानी भारत ने तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान से संबंध खत्म किए, हालात को देखा और उसके बाद धीरे धीरे अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को एक तरह से मान्यता दे दी। इससे पाकिस्तान का बना बनाया गेम पलट गया, क्योंकि अफगानिस्तान में जब तालिबान ने कब्जा किया था तो भाई पाकिस्तान तो जश्न मना रहा था कि तालिबान तो मेरा सगा है, वो तालिबान से जो चाहे भारत के खिलाफ करवा लेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की कूटनीति ने पूरा गेम ही पलट दिया बॉस। नरेंद्र मोदी ने जो गेम पलटा उसी से पाकिस्तान तड़प रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर जो हमले किए वो इसी की बौखलाहट में कि जिस तालिबान को पाकिस्तान समझ रहा था कि वो उसका गुलाम बन के रहेगा, वो तालिबान तो भारत का दोस्त बन गया। पाकिस्तान और तालिबान फौज के बीच भले ही सीज फायर हो गया है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से वहां बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने 18 अक्टूबर को अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटर समेत 8 लोग मारे गए थे। इस हमले के बाद पाकिस्तान की ग्लोबल किरकिरी हो रही है, क्योंकि मामला क्रिकेटर्स की मौत का है। बीसीसीआई और आईसीसी ने इस हमले की निंदा तक कर दी। इस हमले के बाद पाकिस्तान घिरता चला जा रहा है, उस पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लग रहा है। पाकिस्तानी हमले में अफगानिस्तान के जिन क्रिकेटर्स की मौत हुई उनके बारे में आपको बताता हूं। एक तो कबीर आगा, सिगबतुल्ला और हारून, ये 3 क्रिकेटर्स बेचारे मारे गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो ये टकराव चल रहा है उसे लेकर कतर के दोहा में पाकिस्तान और तालिबान के बीच युद्ध विराम पर वार्ता भी हुई और इस वार्ता में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई। कतर के कहने पर हुई इस बैठक में पाकिस्तान और तालिबान के बीच युद्ध विराम को लेकर सहमति बनी, लेकिन पाकिस्तान जो चाहता था उसे हासिल नहीं हुआ। पाकिस्तान ने युद्ध विराम की डिटेल कभी सार्वजनिक नहीं की, क्योंकि इससे पाकिस्तान की बेइज्जती हो जाएगी। आप देखिए कैसे दोहा में पाकिस्तान बैकफुट पर चला गया। भाई पाकिस्तान तो तालिबान से बात ही नहीं करना चाहता था, लेकिन कतर के कहने पर बात करनी पड़ी। पाकिस्तान डुरंड लाइन और तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर बात करना चाहता था, लेकिन दोहा में डुरंड लाइन और तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर कोई चर्चा भी नहीं हुई। पाकिस्तान डुरंड लाइन को अफगानिस्तान की सीमा मानता है, लेकिन अफगानिस्तान उसे मानता ही नहीं। यानी जो पाकिस्तान ये सोच के दोहा में तालिबान से बात करने गया था कि भाई जो हम चाहेंगे वैसा होगा, वैसा कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी तरफ तालिबान का व्यापार मार्ग खुलवाने की जो मांग थी उसकी वो भी मान ली गई और पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान पर हमला न करने की बात कह दी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से पंगा लेकर पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि अफगानिस्तान के मोर्चे पर घिरे पाकिस्तान को अब अगर भारत ने ठोका तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। इधर भारत ठोकेगा, उधर भारत का दोस्त बन चुका अफगानिस्तान ठोकेगा। और इसी वजह से पाकिस्तानी पीएम शहबाज और फील्ड मार्शल मुनीर की हालत खराब है। मुनीर तो अपनी साख बचाने के लिए तालिबान को धमकियां तक दे रहा है। मुनीर ने कहा है कि अगर पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन किया गया तो पाकिस्तान उससे सख्ती से निपटेगा। पाकिस्तान की सीमाओं का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुनीर जो कुछ भी कह रहा है वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसके हाथ से मामला फिसल रहा है। पीएम मोदी के सामने 2 टी का चैलेंज था। एक टी यानी तालिबान, उसको तो पीएम मोदी ने सेट कर दिया, और दूसरा टी यानी ट्रंप, जिसके दम पर मुनीर उछल रहा है। अगर पीएम मोदी ने ट्रंप को भी सेट कर दिया तो मुनीर के हाथ कुछ नहीं बचेगा। फिलहाल पीएम मोदी के सामने यह चैलेंज बचा है कि ट्रंप लगातार टैरिफ की धमकियां दे रहे हैं। ट्रंप ने एक बार फिर से कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा तो उसे भारी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। सुनिए एक बार ट्रंप को, फिर बताऊंगा कि ट्रंप के काउंटर में भारत क्या तैयारी कर रहा है। But I don't believe they said that. No, I spoke with Prime Minister Modi of India, and he said he's not going to be doing the Russian oil thing. So that's it. But why would India say that they're not going to do it? I don't know. But if they want to say that, then they'll just continue to pay massive tariffs. यानी ट्रंप भले ही बार बार टैरिफ की धमकियां अभी भी दे रहे हैं, लेकिन असल में क्या हो रहा है वो भी आप देखिए कि जिस H1B वीजा पर ट्रंप भारत को धमका रहे थे, जिसकी फीस सितंबर में $1 लाख कर दी गई थी और जिससे भारतीय प्रोफेशनल्स चिंता में पड़ गए थे, उस पर बड़ी राहत की खबर अमेरिका से आ गई। ट्रंप प्रशासन ने H1B वीजा की फीस से जुड़े भ्रम को दूर कर दिया। $1 लाख की फीस 21 सितंबर से पहले अप्लाई हुए H1B वीजा पर लागू नहीं होगी। यह फीस उन लोगों पर लागू नहीं होगी जो अमेरिका के अंदर अपना वीजा स्टेटस बदल रहा है।
जो लोग पहले से अमेरिका में रह रहे हैं उन पर भी यह फीस लागू नहीं होगी। यानी अमेरिका में वैध स्टूडेंट वीजा और H1B वीजा वाले लोगों को यह फीस नहीं देनी होगी। जिन लोगों को H1B वीजा की अवधि बढ़ानी है उन्हें भी फीस नहीं देनी होगी। तो इतना नाटक काहे के लिए किए भाई जब पलट गए? यानी ट्रंप भले ही कितनी बड़ी बड़ी बातें करे, लेकिन भारत के खिलाफ वो ज्यादा दिन उस पर कायम नहीं रह पा रहे। आखिरकार भारत के सामने उन्हें झुकना पड़ेगा। दरअसल ट्रंप ने एक साथ कई फ्रंट खोल दिए। ट्रंप की नीतियों से अमेरिका में भी पब्लिक हैरान परेशान है और अब तो ट्रंप के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये तस्वीरें अमेरिका में हुए नो किंग प्रोटेस्ट की हैं। अमेरिका में अलग अलग शहरों में लाखों लोग सड़क पर उतर के ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इन लोगों का कहना था कि ट्रंप किसी राजा की तरह मनमाने फैसले ले रहे हैं, जबकि अमेरिका में डेमोक्रेसी है। इसलिए नो किंग प्रोटेस्ट किया गया कि भाई अपने आप को राजा ना समझो। अब ट्रंप अपने ही घर में गिरते जा रहे हैं। ऐसी हालत में ट्रंप के सामने भी मुश्किल बढ़ती जा रही है। ट्रंप भी इस मुश्किल से निकलना चाहते हैं। इसके अलावा ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग भी लगातार गिरती जा रही है। ट्रंप अपना घर देखेंगे या दुनिया से पंगा लेते फिरेंगे, ये तो वही जाने। लेकिन ट्रंप के दिमाग में जो कचरा भरा है उसकी सफाई बहुत जरूरी है। खैर, पाठशाला में अगली क्लास जिसमें आपको बताता हूं दिवाली पर प्रदूषण को लेकर भिड़ गए टीम केजरीवाल और बीजेपी। अब छठ पूजा पर क्या बवाल होने वाला है? केजरीवाल के 10 साल वर्सेस बीजेपी के 10 महीने। छठ के पहले यमुना में झाग है या नहीं, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए लेकर आया हूं। इस बार दिवाली पर पटाखे फोड़ने की परमिशन मिली तो लोगों ने पटाखे फोड़े भी, लेकिन जैसे की आशंका थी इसे लेकर राजनीति होगी वो हो रहा है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली में बीजेपी और केजरीवाल की टीम आपस में भिड़ गई। जबरदस्त पॉलिटिक्स चल रही। इसके अलावा छठ महापर्व भी आने वाला है, तो उसे लेकर भी बीजेपी और केजरीवाल के बीच सियासत का नया राउंड शुरू हो गया। आप देखिए कि दिवाली पर दिल्ली में पटाखे फोड़ने की परमिशन मिलने तक सब सन्नाटे में रहे, लेकिन दिवाली निकलते ही फिर कहने लगे कि दिल्ली की हवा में जहर घुल गया। इनको साल भर जहर नहीं याद आता है। इसी तरह छठ महापर्व से पहले यमुना के सफाई अभियान पर भी सवाल खड़े किए जाने लगे। आरोप लगाया जा रहा है कि यमुना में जहर घोला जा रहा है। यानी दिवाली के बाद अब दिल्ली में छठ पूजा को लेकर बवाल होना तय। आज पाठशाला में इन दोनों तरह की पॉलिटिक्स का चैप्टर खोलूंगा। मिशन यमुना को लेकर केजरीवाल के 10 साल वर्सेस बीजेपी के 10 महीने की बात होगी। छठ के पहले यमुना में झाग है या नहीं उसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा। दिल्ली की पब्लिक क्या कह रही है। सनातन के 2 महापर्वों पर हो रही पॉलिटिक्स की पहले एक झलक देखिए, फिर विस्तार से सब दिखाते हैं। पहले से तो बहुत साफ है। पहले से अब तक में तो कम से कम मान के चलिए 60% का फायदा। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर रात को 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की परमिशन दे रखी थी। इसके बाद सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण के जो आंकड़े जारी किए उसके मुताबिक दिल्ली में सोमवार की रात 10 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 344 के पार पहुंचा, जबकि दिवाली से एक दिन पहले जब पटाखे फूटे भी नहीं थे यानी 19 अक्टूबर को AQI का लेवल ऑलरेडी 302 के पास था। यानी दिवाली में जमकर हुई आतिशबाजी के बाद भी AQI के स्तर में 50 से 60 अंकों से ज्यादा का फर्क नहीं आया। और यह सिर्फ इस बार की बात नहीं है। जब पिछले सालों तक दिवाली पर दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर बैन लगा हुआ था, तब भी दिवाली के बाद AQI के लेवल हर बार 350 के पार पहुंच ही जाता था। मतलब यह कि दिवाली के दिन दिल्ली में वायु प्रदूषण का वही हाल था जो बीते कई सालों से नजर आता रहा है। लेकिन पिछले साल तक दिवाली में दिल्ली की सत्ता संभाल रही आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि दिवाली के बाद प्रदूषण को काबू में करने के लिए आर्टिफिशियल रेन के वादे का क्या हुआ, जिस पर बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया। मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली की हवा को पिछली सरकारों ने जिस तरह से खराब किया है उसको सुधारने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। सुनिए दोनों को एक बार। सरकार झूठ बोलती है। सरकार ने कहा कि हम दिवाली के बाद आर्टिफिशियल रेन करा के सादा प्रदूषण ठीक कर देंगे। क्या हुई आर्टिफिशियल रेन? नहीं हुई। मेरा सवाल ये है, अगर आप आर्टिफिशियल रेन करा सकते थे और आपने वादा किया था तो आपने क्यों नहीं कराई? अभी अभी तो इनका 11 साल का कार्यकाल समाप्त हुआ है और हम बार बार कह रहे हैं कि हमें दिल्ली को उस परिस्थिति में लाने में जहां सबको बिल्कुल सांसों के अनुकूल, अपने स्वास्थ्य के अनुकूल दिल्ली हो, इसमें हमें 2 से 2.5 साल लगेगा। आम आदमी पार्टी के जो लोग दिवाली के अगले दिन ही पूछ रहे हैं कि भाई आपने कृत्रिम बारिश क्यों नहीं करा दी, उन्होंने खुद 11 साल में एक बार भी नहीं कराई। आम आदमी पार्टी आर्टिफिशियल रेन यानी क्लाउड सीडिंग के वादे को मुद्दा बना रही है। सूत्रों के मुताबिक
24 से 26 अक्टूबर के बीच मौसम के अनुकूल रहने की संभावना को देखते हुए आर्टिफिशियल रेन की सभी तकनीकी और जमीनी तैयारियां पूरी कर भी ली गई। दरअसल क्लाउड सीडिंग एक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें बादलों में सिल्वर आयोडाइड जैसे केमिकल्स को छिड़ककर आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है। दिल्ली सरकार ने कानपुर IIT के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को तैयार किया, जिसके तहत नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के प्रदूषण प्रभावित इलाकों में क्लाउड सीडिंग के लिए 5 ट्रायल फ्लाइट्स होनी है। इसमें से हर उड़ान करीब 90 मिनट की होगी और 100 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका कवर करेगी। इसके लिए उड़ानों को मॉनिटर करने वाली संस्था DGCA की पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अभी मौसम विभाग की इस प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी मिलनी बाकी है और IMD की मंजूरी के बिना यह उड़ान संभव नहीं है। IMD की तरफ से इस प्रोजेक्ट के लिए रियल टाइम डेटा जैसे बादल का प्रकार, ऊंचाई, हवा की दिशा, इसकी जानकारी मिलनी होती है। इसलिए क्लाउड सीडिंग पर माहौल बना रही आम आदमी पार्टी को दिल्ली सरकार ने निशाने पर लिया। उनके ज्ञान पर सवाल उठाए। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को एक बार सुनिए। कह रहे हैं जी कि क्यों नहीं जी क्लाउड सीडिंग क्यों नहीं कराई, क्लाउड सीडिंग क्यों नहीं कराई। मैं इन अनपढ़ों को बताना चाहता हूं, विरोध की आग में इतना जल रहे हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। जिसका नाम क्लाउड सीडिंग है उसमें पहले क्लाउड आता है फिर सीडिंग आता है, इसलिए पहले क्लाउड आएंगे तभी सीडिंग होगी और जिस दिन बादल होंगे उस दिन सीडिंग भी होगी और बरसात भी होगी। एक तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली में हुई आतिशबाजी को प्रदूषण बढ़ने की वजह बता रही है, जबकि हमने आपको पाठशाला में बताया कि स्टडी है कि दिल्ली में प्रदूषण में जो पटाखों का रोल है वो भाई साहब मतलब ना के बराबर है। बाकी कितने प्रकार मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो पराली जलने का प्रदूषण होता है, ट्रैफिक से जो प्रदूषण होता है, उसका कितना मेजर रोल है। बीजेपी ने पंजाब के खेतों में जलाई गई पराली को दिल्ली के प्रदूषण की असल वजह भी बताया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाया कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिवाली से ठीक पहले किसानों को खेतों में पराली जलाने के लिए मजबूर किया, जिसके धुएं से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अचानक बढ़ गया। सुनिए मनजिंदर सिंह सिरसा। 4 दिन से क्या हरकत कर रहे हैं पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं डेट वाइज। ये दिल्ली की पराली को पंजाब के अंदर किस तरह से मुंह ढककर आम आदमी पार्टी जानबूझकर जो किसान नहीं पराली जलाना चाहते उनको जबरदस्ती पराली जलाने को मजबूर कर करके उनके मुंह बांधकर पराली जलवाई जा रही है। देखिए पहले वीडियो देखिए। ये देखिए तरनतारन की है, ये बठिंडा की है और सब में एक चीज कॉमन है। सब में कॉमन क्या है, इन सबके मुंह बांधकर इनसे जलवाई जा रही है। किसान पराली नहीं जलाना चाहता, लेकिन किसानों को कहा गया और ये सारा माहौल बनाने के लिए उनके बकायदा मुंह पे कपड़े बांधे गए और देखिए कपड़े बांधकर उनसे मुंह से पराली जलवाई जा रही है ताकि दिल्ली के अंदर इस पराली का असर हो। यानी बीजेपी आरोप लगा रही है कि पंजाब में जानबूझकर पराली जलाकर दिल्ली में धुआं ट्रांसफर हो रहा है ताकि दिल्ली में माहौल बने कि यह सब पटाखों की वजह से हो गया। यह बीजेपी का आरोप। बीजेपी ने दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के लिए पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार और पराली जलाए जाने को जिम्मेदार ठहरा दिया। इस पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी के साथ सुप्रीम कोर्ट को भी निशाने पर ले लिया। महुआ मोइत्रा ने लिखा कि लगता है पंजाब के किसान रविवार रात सोए ही नहीं, पराली जलाई ताकि दिल्ली का दम घुटे। इस बीच 90% पटाखे ग्रीन के फर्जी लेबल के साथ बिके क्योंकि असली पहचान का कोई सिस्टम ही नहीं है। AQI क्वेश्चन मार्क, IQ क्वेश्चन मार्क, टेस्ट बेसिस क्वेश्चन मार्क, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। दिवाली के पटाखों पर इस राजनीति के बीच एक और बड़ा पर्व छठ पूजा भी दस्तक देने वाला है, लेकिन इस पर भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई। पीएम मोदी के निर्देश पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता समेत उनकी पूरी कैबिनेट लगातार यमुना के सफाई अभियान की निगरानी कर रही है। फिर चाहे वो यमुना के घाट पर यमुना आरती की शुरुआत हो या फिर छठ से पहले यमुना के जहरीले झाग की सफाई का अभियान हो। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने यमुना से झाग को पूरी तरह खत्म करने के लिए बड़े स्तर पर इको फ्रेंडली केमिकल का स्प्रे किया। विरोधियों ने इस केमिकल के खिलाफ भी इस तरह की मुहिम छेड़ दी कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन आप देखिए बीजेपी के इस मिशन का क्या असर हुआ। इसके लिए इन 2 तस्वीरों पर नजर डाली। पहली तस्वीर पिछले साल अक्टूबर की है, अक्टूबर और नवंबर महीने की। यमुना नदी में सफेद झाग का अंबार लगा हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं है, करीब 1 मीटर ऊंची झाग की परतें नजर आ रही। और दूसरी तस्वीर इस साल अक्टूबर में छठ पूजा से पहले की। यमुना नदी में सफेद झाग करीब करीब साफ हो चुका है, पूरा खत्म हो गया ऐसा नहीं है, लेकिन हां अगर आप कंपैरिजन कीजिएगा तो मैसिव डिफरेंस दिखता है। यमुना का पानी पिछले सालों की तुलना में काफी साफ नजर आ रहा है।
दिल्ली में यमुना की जो तस्वीर बदली बदली सी नजर आ रही है, यह सब करना आसान नहीं था, लेकिन दिल्ली में चुनाव जीतने के बाद ही पीएम मोदी ने इस पर 45 पॉइंट के एक्शन प्लान पर काम शुरू करवाया, जिसके तहत यमुना नदी से अब तक 16 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की गाद हटाई जा चुकी है। यमुना की सफाई और अविरल धारा के लिए 9,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। 1816 करोड़ रुपए की 19 जल और सीवरेज योजनाओं की शुरुआत की गई है। यमुना में गिरने वाले नालों की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 40 डिसेंट्रलाइज्ड एसटीपीज का निर्माण किया जा रहा है और सभी एसटीपीज का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जा चुका है। छठ महापर्व के लिए सैकड़ों छठ घाट तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यमुना के अलग अलग घाटों पर जाकर सफाई अभियान को खुद मॉनिटर कर रही हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने कालिंदी कुंज में यमुना घाट का एक वीडियो भी शेयर किया और दिखाया कि किस तरह दिल्ली में यमुना छठ के व्रतियों की आस्था की डुबकी के लिए साफ हो रही है। एक बार रेखा गुप्ता को सुनिए, फिर नवभारत ने जो ग्राउंड रिपोर्ट इकट्ठा की है वो आपको दिखाता हूं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच यमुना नदी की सफाई को लेकर जारी आरोप प्रत्यारोप के बीच हमारी टीम खुद यमुना नदी में चल रहे सफाई अभियान की पड़ताल के लिए उसी कालिंदी कुंज घाट पहुंची, जहां सफेद झाग को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के दावों को झूठा बता रहे हैं। कालिंदी कुंज घाट में यमुना नदी में चल रहे सफाई अभियान और सफेद झाग के सफाई पर टाइम्स नाउ नवभारत की यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि देखिए किस तरीके से इस पूरे यमुना की साफ सफाई की जा रही है। आप यहाँ पे जितने भी सारे बोट्स देख रहे हैं, ये दरअसल इन बोट्स के ऊपर केमिकल रखे हुए हैं और उस केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है ताकि झाग ना बन सके। अमूमन अगर पहले की बात करें तो पिछले साल की अगर तो हर साल यहाँ पे छठ त्योहार के दौरान एक पूरे झाग नुमा एक चादर दिखाई पड़ती थी और उसी झाग के बीच में छठ व्रती डुबकी लगाते थे, जिससे कहीं ना कहीं छठ व्रतियों को भी समस्याएं होती थी। उसके साथ ही साथ जो उनके साथ के जो लोग आते थे उन्हें भी काफी ज्यादा यहाँ पे समस्या आती थी डुबकी लगाने के दौरान। लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरी व्यवस्था की जा रही है छठ की सफाई को लेकर के। उसके अलावा अगर घाट की बात करें तो देखिए आपको जो साइड की जो घाट की तस्वीरें हैं, पहले यहाँ पर काफी ज्यादा कूड़ा कचरा दिखाई पड़ता था, या यूं कहें कि लोगों की जो उनके जो पूजा पाठ की जो सामग्रियों के जो अवशेष होते थे वो लोग यहाँ आकर के अमूमन फेंक देते थे। उसकी भी साफ सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा है। यानी फर्क तो दिख रहा है, एकदम से क्लीन हो गई यमुना, कुछ बचा ही नहीं है गंदगी के नाम पर, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जब आप पिछले सालों से कंपेयर कीजिए तो डिफरेंस दिखता है और लोग अब पूछ रहे हैं कि भाई यही काम केजरीवाल नहीं कर सकते थे। छठ पूजा की तैयारियों में जुटे श्रद्धालु भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पिछले 25 सालों में दिल्ली में यमुना की इतनी साफ तस्वीर नहीं देखी। उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार वो छठ महापर्व पर यमुना के साफ पानी में आस्था की डुबकी लगा पाएंगे। सुनिए दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं। इतना पानी झाग रहता था, आदमी उसमें छठ नहीं कर पाता था, इतने झाग होता था। अब पानी बदबू मारता था, सब कुछ है। अब कि इस साल इतने व्यवस्था हो रखी, लैब भी बना हुआ है, सब कुछ हर एक घंटे में लैब के पानी चेक होता रहता है। इस साल बहुत बढ़िया एकदम से छठ बनेगी। देखिए मैं 25 साल से मैं यहाँ पे हूँ। 25 साल में जो है क्या मैं 5 साल तो केजरीवाल सरकार ने करने नहीं दिया, मगर जो नई सरकार अभी आई है तो नई सरकार के साथ साथ जो जमुना जी के अंदर भी जो है साफ सफाई भी हुई है और पानी इतना स्वच्छ है जैसे हमारे गांव के अंदर जो नदियां होती हैं उसी तरीके से पानी है। कोई केमिकल नहीं है, कोई जो लोग इसमें घंटों घंटों लोग नहाएंगे उनको भी किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। मतलब पहले से तो बहुत साफ है और बाकी मतलब है पहले से बढ़िया। पहले क्या होता था कि यहाँ गंदगी पड़ी रहती थी और नाले का पानी भी आगे से उसमें डाला हुआ है और पीछे से मतलब कूड़ा कबाड़ा आता था दिल्ली का, तो वही था। पहले से साफ है। पहले से अब तक में तो कम से कम मान के चलिए 60% का फायदा है। पहले बहुत ज्यादा गंदगी थी, पहले रोड पे ही यहीं पे यहाँ से घुसते स्टार्टिंग होते ही यहाँ कीचड़ चालू हो जाया करता था। अब कीचड़ वगैरह कुछ नहीं है, देखो साफ सफाई साफ दिख रही होती। पहले वोटिंग वगैरह कुछ सिस्टम ही नहीं था ये सबसे। अब तो वोटिंग भी देखो, वोटिंग वाले भी ऐसे घूम रहे हैं, साफ सफाई हो रही है। पीछे पानी रोक रखा है, जबकि अगर पानी पीछे खोल दें तो उससे और ज्यादा साफ सुथरी हो जाएगी। यानी स्थानीय लोग भी दावा कर रहे हैं कि 60-70% का जो है वो असर दिख रहा है, इंपैक्ट दिख रहा है, और ये 10 महीने में हो रहा है। सोचिए 10 साल में थोड़ा भी केजरीवाल जी ने किया होता तो नहीं हो गया होता। पब्लिक पूछ रही है आज की डेट। खैर, पाठशाला में अब अगला चैप्टर। शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़ने को लेकर भयंकर बवाल। किसने कह दिया इसका बदला मिलेगा। नमाज बनाम शुद्धिकरण के बीच पेशवा और शनिवार वाड़ा का वो इतिहास जो आपको नहीं पता। महाराष्ट्र में एक बार फिर नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि पुणे की ऐतिहासिक धरोहर शनिवार वाड़ा में कुछ मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर आई थीं और उन्होंने वहां नमाज पढ़ लिया। यहां ना कोई मस्जिद थी, ना नमाज पढ़ने का कोई ऐसा कारण था, जिसके बाद भी ऐतिहासिक धरोहर में खुलेआम नमाज पढ़ी गई, आरोप लग रहा है।
शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया तो हंगामा मच गया। हिंदू संगठनों के साथ बीजेपी ने विरोध का मोर्चा संभाल लिया। बीजेपी ने इसे हिंद स्वराज्य का अपमान बताते हुए शनिवार वाड़ा के बाहर प्रदर्शन किया। न सिर्फ प्रदर्शन हुआ बल्कि गंगा जल से धोकर शुद्धिकरण किया गया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने उस जगह को गाय के गोबर से लीप दिया जहां नमाज पढ़ी गई थी। शनिवार वाड़ा में नमाज के बाद शुद्धिकरण किया गया। बीजेपी ने विरोध दर्ज कराया तो सबसे ज्यादा ओवैसी और अखिलेश यादव की पार्टी भड़क गए। अखिलेश के नेता अबू आजमी ने कह दिया कि अल्लाह का कहर पड़ेगा तो पता नहीं चलेगा कहां चले गए, इंतजार करो, इसका बदला मिलेगा। AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा कि बीजेपी वाले नफरत फैला रहे हैं और अपने दिमाग का शुद्धिकरण कीजिए। पलटवार करते हुए बीजेपी नेता नीतीश राणे ने कहा कि हाजी अली के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो कैसा लगेगा। शनिवार वाड़ा ASI संरक्षित एक ऐतिहासिक स्मारक है, मराठा साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा रहा है। शनिवार वाड़ा से बाहर निकलते ही विघ्नहर्ता गणेश जी का एक प्राचीन मंदिर भी है। ऐसे में जिस जगह का इतिहास ही राष्ट्रवाद और हिंदू अस्मिता से जुड़ा है, वहां नमाज पढ़ना कई लोगों को रास नहीं आया। अगर नमाज पढ़ी गई तो हिंदू संगठनों का विरोध कितना सही है, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। शनिवार वाड़ा का इतिहास जानेंगे तो आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़े जाने के बाद हो रही सियासत का एक ट्रेलर देखिए। पेशवाओं ने जहां से इतिहास रचा, राष्ट्रवाद का शंखनाद किया, वहां अब नमाज और गंगा जल पर पॉलिटिक्स हो रही है। इसकी शुरुआत हुई इस वीडियो से जिसे बीजेपी के सांसद मेधा कुलकर्णी ने शेयर किया। बताया गया कि यह वीडियो 19 अक्टूबर का है, जिसमें कुछ मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर शनिवार वाड़ा आई थी। इसके बाद उन्होंने बाकायदा चादर बिछाई और नमाज अदा करने लगी। शनिवार वाड़ा पेशवाओं का किला था। ASI ने इसे संरक्षित धरोहर घोषित किया हुआ। यहाँ पर ना तो कोई मंदिर है, ना ही मस्जिद है, ना यहाँ कभी आरती होती है और ना ही यहाँ नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह दी गई। महिलाओं ने नमाज पढ़ी तो हंगामा हो गया। यहाँ रोज हजारों पर्यटक आते हैं। उस दिन भी भीड़ थी, जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, लेकिन सभी मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ रहे थे। ऐसे में किसी ने उस वक्त विरोध तो नहीं किया, लेकिन किले की छत से वीडियो जरूर बन गया। और जब यह वीडियो सामने आया तो हिंदूवादी संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया। भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों से पूरा शनिवार वाड़ा गूंज उठा। बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी के साथ कई प्रदर्शनकारी शनिवार वाड़ा में दाखिल हो गए। मेधा कुलकर्णी के साथ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी शामिल थे। इस दौरान पुलिस से बीजेपी कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की हो गई, झड़प भी हुई, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं माने। शनिवार वाड़ा के बाहर जब भारत माता की जय के नारे लगे तो ऐसा लगा जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। इतिहास क्या है वो आगे बताऊंगा। भारत माता की जय के नारे तो लगे, लेकिन इस बार लड़ाई साम्राज्य को बचाने की नहीं। कई लोग ये कह रहे थे कि ये उनकी अस्मिता की लड़ाई। ऐसे में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता उस जगह पर भी पहुंच गए जहां बुर्का पहनी महिलाओं ने नमाज पढ़ी। पहले वहां गोमूत्र छिड़का गया, फिर गंगा जल से धोया गया, फिर गोबर लीपकर नमाज वाली जगह का शुद्धिकरण किया गया। देखिए वहां क्या क्या हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। ए ताईला जिंदाबाद। जय श्री राम। जय श्री राम। अब नमाज पढ़ने को लेकर इतना बड़ा हंगामा हो गया। ऐसे में अगर शनिवार वाड़े में नमाज पढ़ी गई, भाई कई जगह पे लोग पढ़ते हैं, नमाज का वक्त हो जाता है तो इतना हंगामा क्यों हुआ, शुद्धिकरण क्यों किया गया, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी को सुनिए कि विरोध क्यों हो रहा है। उसके बाद आपको बताऊंगा अखिलेश यादव के नेता क्या कह रहे हैं। यहाँ आप देख सकेंगे कि एक मज़ार भी है जो बिल्कुल ही मतलब किसी भी ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट में नहीं है। ऐसी मज़ार यहाँ किसी एक चौथरे को चद्दर डाल के और एक हजरत कुछ ऐसा नाम दे के बोर्ड लगाया गया है। बोर्ड तो अभी लगाया है। ऐसी जगह पर वो नमाज पढ़ के फिर वक्फा यूज़र कर देते हैं और उस ज़मीन पर कब्जा कर देते हैं। इस तरह से आज से कोई भी हिंदुस्तान की जगह वक्फ न हो, इसलिए हम सतर्क हैं। सभी हिंदू समाज सतर्क है और आने वाले समय में आप इसका परिणाम देखें। ये लॉजिक बहुत लोगों के गले नहीं उतर रहा। भाई एयरपोर्ट से लेकर कई जगहों पर नमाज का वक्त होता है तो लोग पढ़ लेते हैं नमाज, तो क्या वक्फ बाई यूज़र हो जाता है? वक्फ बाई यूज़र को लेकर एक अलग चिंता है, वो अलग बात है, लेकिन उसको यहाँ जोड़ देना ये कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा। जिस शनिवार वाड़ा में नमाज और शुद्धिकरण को लेकर सियासत हो रही है, वो शनिवार वाड़ा किला सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि मराठा साम्राज्य की आत्मा का प्रतीक भी है।
यहां की दीवारों ने सत्ता, षड्यंत्र, युद्ध और बलिदान सब कुछ देखा है, लेकिन नमाज को लेकर कभी इतना बवाल होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। वो भी तब जब शनिवार वाड़ा में नमाज के लिए कोई जगह है ही नहीं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ऐसी स्थिति बन जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा। शनिवार वाड़ा पेशवाओं का एक 13 मंजिला महल है, जिसका निर्माण बाजीराव प्रथम ने 1736 में पूरा करवाया था। यह पेशवाओं का मुख्यालय था और पुणे की संस्कृति का प्रतीक है। सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इसका निर्माण किया गया था। मुख्य प्रवेश द्वार को दिल्ली दरवाजा के नाम से जाना जाता है। शनिवार वाड़ा के दूसरे द्वार का नाम गणेश, मस्तानी, जंभल और खिड़की है। शनिवार वाड़ा के सामने घोड़े पर सवार बाजीराव प्रथम की मूर्ति स्थापित है। अंदर गणेश महल, रंग महल, आरसा महल, हस्ती दंत महल, दीवान खाना है। शनिवार वाड़ा का ज्यादातर हिस्सा 1828 में आग लगने से नष्ट हो गया था। मतलब ऐसी जगह पर नमाज पढ़ी गई जहां पर इस तरह का कोई इतिहास नहीं था। अगर किसी ने विरोध किया तो उसको लेकर भी हंगामा हुआ। अबू आजमी तो विरोध करते हुए एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने ना तो यह जानने की कोशिश की कि विरोध क्यों हो रहा है, सही गलत क्या है, दूसरा पक्ष क्या है। उन्होंने सीधा धमकी दी। एक बार उनको भी सुनिए। मैं उस बीजेपी के एमपी से बोलना चाहता हूं, अल्लाह से डर। अल्लाह का कहर पड़ेगा ना तो पता नहीं चलेगा कहां चले गए। एक आदमी पूजा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, उसके साथ इस तरह की बदतमीजी जो हो रही बीजेपी की ना, मैं समझता हूं ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। आप अरब कंट्रीज में जाते हैं लोग, वहां भी मंदिर बन रही है, वहां पूजा हो रही है, कोई मना नहीं कर रहा है। वो लोग जो अंग्रेजों की दलाली करते थे, तलवे चाटते थे, वो बड़े अफसोस के साथ आज वो सत्ता में बैठे हुए हैं और मुसलमानों के साथ ये जुल्म करेंगे। इंतजार करो, इसका बदला मिलेगा उनको। ऐतिहासिक धरोहर में नमाज पढ़ी जाएगी, लेकिन कोई विरोध ना करे। जिस जगह को मराठाओं की वीरता के लिए जाना जाता है, वहां हर धर्म के लोग आते हैं। वहां पर नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है और इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान भी अबू आजमी की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। उन्होंने बीजेपी को दिमाग का शुद्धिकरण की नसीहत दे दी। एक बार उनको सुनिए, फिर नितेश राणे ने क्या कहा है वो भी दिखाता हूं। तो देश की सेकुलरिज्म है, प्लुरलिज्म है, उसको नष्ट कर रहे हैं ये बीजेपी वाले, सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। अगर समझिए कि जुम्मा का दिन था, जुम्मा के वक्त अगर 3-4 मुस्लिम महिलाओं ने एक जगह पे नमाज पढ़ ली तो कौन से पहाड़ टूट पड़े। हाँ, ये लोग अपने हिंदू भाई गरबा खेलते ट्रेन में, हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। एयरपोर्ट के ऊपर गरबा खेला जाता है, कभी हमने तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। चलिए ऐसा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट तो सबके लिए है, तो क्या कर सकते हो उसमें। 3 मिनट की नमाज के लिए आपको इतनी तकलीफ होगी, जबकि संविधान आर्टिकल 25 इजाजत देता है हर इंसान को अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की। तो आप कितना नफरत फैलाएंगे और शुद्धिकरण करने जा रहे हो। अरे शुद्धिकरण करना है आपको, अपने दिमाग का शुद्धिकरण करिए। जो दिमाग में आपकी नफरत फैली हुई है ना, शुद्धिकरण उसका करिए। तो इस पर अलग हंगामा मचा हुआ है। पाठशाला में अब अगली क्लास, जिसमें आपको दिखाऊंगा धन प्राप्ति के लिए किडनैप करके बलि देने की प्रथा, मौत की देवी की पूजा, कहां हो रहा है ये सब। सलमान, शाहरुख, धोनी का नाम देकर कहां लाखों में बेचे जा रहे हैं गधे। अब इसका चल। इस बार दिवाली जोरदार तरीके से मनाई गई। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, पटाखे फोड़े। 2 दिनों तक पूरे देश में जश्न चला। दिवाली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा होती है, सब जानते हैं। भारत में अलग अलग तरह से मां लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है। हर कोई मां लक्ष्मी से धन और वैभव का आशीर्वाद भी चाहता है, धनवान बनना चाहता है। मगर दुनिया में कई ऐसे देश भी हैं जहां धनवान बनने के लिए लोग अलग अलग तरह की परंपराओं का पालन करते हैं। भारत में तो धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा होती है, लेकिन आपने क्या ऐसा सुना है कि धन प्राप्ति के लिए इंसान को किडनैप कर लिया जाए और फिर उसकी बलि चढ़ा दी जाए। भाई साहब, ये सब 21वीं सदी में हो रहा है और यह सुनकर आप और ज्यादा हैरान रह जाएंगे कि कंकाल रूपी देवी की पूजा की मान्यता भी इसी धरती पर हो रही। कई बड़े बड़े क्रिमिनल्स मौत की देवी माने जाने वाले कंकाल को पूजते हैं और वो इसलिए करते हैं ताकि उन्हें ज्यादा धन मिल सके। जब इतना कुछ हो रहा है तो फिर बिल्ली कैसे पीछे रह जाती। जापान में एक मंदिर ऐसा है जहां बिल्ली को गुड लक माना जाता है। जैसे हमारे यहां कहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा हो गई तो समझिए आपकी गुल्लक भर रही रहेगी, तिजोरी खाली नहीं होगा। उसी तरह जापान के एक मंदिर में जाकर लोग बिल्ली से मन्नत मांगते हैं कि भाई हम पे कृपा बना के रखो। चीन वाले भी धनवान बनने के लिए अपने तरीके से और अपनी भाषा में पूजा करते हैं। इसके लिए बाकायदा उनके एक देवता भी हैं। धन प्राप्ति के लिए चीन के लोग क्या क्या फॉर्मूले अपनाते हैं वो भी आपको बताऊंगा। फिर वो तस्वीर भी आपके सामने रखूंगा जिसमें थाईलैंड के लोग धन प्राप्ति के लिए पहले धन चढ़ाते हैं, जो सोने की पत्तियों के रूप में होते हैं। अब इस महंगाई के जमाने में सोने की पत्तियां चढ़ाने के लिए अलग लेवल की भक्ति होनी चाहिए। इसी तरह की और भी परंपराएं हैं जो दुनिया में अलग अलग देशों में दिखती हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन जो हो रहा है
अमीर बनने के लिए सबसे अनोखी परंपरा अफ्रीकी देश नाइजीरिया में, जहां धनवान बनने के लिए इंसानों की बलि दे दी जाती है। नाइजीरिया में कई कबीले दूसरे कबीले के लोगों को किडनैप कर लेते हैं और फिर उनकी बलि चढ़ाते हैं। ऐसा करने वाले लोग सोचते हैं कि जिस जगह वो बलि देंगे वहां धन बरसेगा और उस जगह पैसे की कमी नहीं होगी। कीनिया और कैमरून में भी ऐसा होता है। अफ्रीकी देशों में इसे मनी रिचुअल कहा जाता है। कानूनी रूप से यह अफ्रीकी कंट्रीज में अपराध है, मगर गुप्त तरीके से चलाई जा रही इस कुप्रथा में मनुष्यों और उनके अंगों की बलि देवताओं और दानवों को धन के बदले में दी जाती है। ऐसा बीते कई सालों से होता चला आ रहा है। कोई अंधविश्वास में फंसकर कर रहा है, कोई दुश्मनी की आड़ में इसे बढ़ावा देता है। अफ्रीका के जिन देशों में यह परंपरा चल रही है वहां गरीबी बड़े पैमाने पर है। लोग शिक्षित नहीं है। ऐसे में धनवान बनने के लिए इस तरह की परंपराएं वहां सालों से चली आ रही हैं। हालांकि लोग नहीं सोच रहे कि भाई अगर बलि दे देने से पैसा मिलता तो वो देश गरीब क्यों है, लेकिन कर रहे हैं। इसी तरह से उत्तरी अमेरिकी देश मेक्सिको में भी धनवान बनने के लिए अजीब परंपरा है। मेक्सिको में लोग अफ्रीकी देशों से भी बढ़कर हैं। मेक्सिको में कंकाल की तरह दिखने वाली मौत की देवी सांता मुएर्ते की पूजा की जाती है। यहां लोगों का मानना है कि मौत की देवी की पूजा करने से पैसा, पावर और रुतबा सब मिल जाएगा। मेक्सिको में मौत की देवी को पवित्र मानने वाले खास समुदाय के लोग बाकायदा महिला संत सांता मुएर्ते के उपदेशों को मानते हैं और इनके ही कंकाल की पूजा करते हैं। मेक्सिको में सांता मुएर्ते की पूजा का एक तरीका भी है। सांता मुएर्ते के कंकाल को सामने लाल, काली, सफेद, हरी और सुनहरे रंग समेत कुल 7 रंग की मोमबत्ती जलाई जाती है। बताते हैं कि मेक्सिको में 15वीं शताब्दी में ज्यादातर लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया, जिसके बाद यह पूजा लगभग बंद हो गई थी। लेकिन 1821 में मेक्सिको आजाद हुआ तो फिर से सांता मुएर्ते की पूजा शुरू की गई। पिछले कुछ समय से सार्वजनिक जगहों पर भी इसका प्रचलन दिखने लगा है। लोग कहते हैं कि सांता मुएर्ते से धनवान बनने की कामना करने की प्रथा बहुत पुरानी है और ये उनकी परंपरा है, तो इसे कैसे छोड़ दें। इसके लिए कई प्रार्थना स्थल खुलने लगे हैं। हैरानी की बात यह है कि मेक्सिको में अपराधी भी इस तरह की प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि जो पैसा आ रहा है वो सांता मुएर्ते की बदौलत ही आ रहा है। मेक्सिको में अगर सांता मुएर्ते की चर्चा होती है तो जापान के टोक्यो में तामा नाम की बिल्ली से धन पाने की मनोकामना की जाती है। टोक्यो में 17वीं सदी का एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है, गोटोकजी मंदिर। कहा जाता है कि यहां तामा नाम की बिल्ली की प्रतिमा है। जो इस मंदिर में आता है वो तामा बिल्ली को वैसे ही प्रणाम करता है जैसे हमारे यहां दिवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा होती है। इस बिल्ली की खासियत है कि इसका अगला पैर उठा हुआ है। तामा बिल्ली को लेकर लोगों में इतनी आस्था बढ़ गई कि अब पूरा मंदिर ही बिल्लियों की अलग अलग मूर्तियों से भरा पड़ा। ये देखिए, और अब तो इंडिया में भी कई लोग ये वाली मूर्ति खरीदते हैं। इस बिल्ली को गुड लक कैट कहते हैं। गुड लक का मतलब जहां पैसे पाने से देखा जाता है, मतलब आपकी किस्मत अच्छी हो जाएगी। तो ये अलग अलग तरीके दुनिया में चल रहे हैं भैया, कैसे भी पैसा आ जाए।